दैट डायरेक्शन, तो हम्म। वो हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। हम्म। फिर लेकिन सर जब हम उसे सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम मैट्रिक्स लगाते हैं तो उसमें जो थीटा कैलकुल फाई का कैलकुलेशन होता है, कॉस फाई साइन फाई, तो वो फाई का कैलकुलेशन किस कोऑर्डिनेट से करें, या तो लास्ट जो हमें अल्टीमेट वेक्टर मिला है उसके बेसिस पे करना पड़ेगा? नहीं, आप कर क्या रहे हो, जैसे फील्ड आपने कैलकुलेट किया उस फील्ड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो स्फेरिकल में। हाँ सर, स्फेरिकल स्फेरिकल या मतलब कोई भी सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ले लीजिए एग्जाम्पल। चलो सिलेंड्रिकल मतलब आर रो फाई जेड में करना चाह रहे हो ना। हाँ सर। ओके, तो आपको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, आपने हाँ सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो आपको क्या हाँ करना है, आप सीधे सीधे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाओ और क्या, दैट्स इट। तो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, वो कॉस फाई की वैल्यू मतलब फाई की वैल्यू कहाँ से निकाले, ये कंफ्यूजन हो रहा है। कॉस की फाई की वैल्यू बेटा जो आपने फील्ड कैलकुलेट किया होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे। हाँ सर, तो वही मैं जैसे मैं आपसे यही पूछ सो रहा हूँ कि दो tan दो इनवर्स कोऑर्डिनेट। y बाई एक्स इज फाई, ठीक है, x इज इक्वल टू रो कॉस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन थीटा, फाई जो भी बोल यही करते हो ना आप। तो सर जैसे मान के चलिए दो पॉइंट पे जहाँ सर्च कर रहे हैं, मतलब दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो इनिशियल पॉइंट की वजह से हम वो फाई कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ उसके बेसिस पे हम फाई कैलकुलेट करेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि देखो दो। आप क्या करो ना, आप उन दोनों पॉइंट्स को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दो सीधे ना, या आप फील्ड कैलकुलेट करते हो, ठीक है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फील्ड कैलकुलेट किया, ठीक है, हाँ सर। अगर उन हाँ सर। दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो हम्म। फील्ड बेटा चाहे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चाहे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, दोनों से पास होगी, दोनों ही केसेस पे हाँ। फील्ड उससे पास हाँ होगी, सर, ठीक है। वो तो सही दैट इज बात द है। वन थिंग। और सेकंड थिंग क्या है कि आप ये पूछ रहे हो ना फाई या किससे कैलकुलेट करेंगे, जो दो कोऑर्डिनेट उसमें से किस कोऑर्डिनेट को लेकर कैलकुलेट करें, यही पूछ रहे हो आप। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बेटा देखो, सेम। अगर आप फाई की भी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू पुट करते हो, इसका मतलब फील्ड की वैल्यू किसी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो अगर उन दोनों पॉइंट्स को देखें, इसके बीच में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है। हाँ सर, एक तो पर्टिकुलर पॉइंट जो एंड पॉइंट हाँ, पे। अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हो देन यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ फाई, अदरवाइज नो नीड। तो क्योंकि सर बेटा अगर मतलब आप उस। एक लाइन भी खींचोगे ना, वो लाइन उन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन यस सर। फाई कंटिन्यूअसली हो सकता है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फाई की डिफरेंट वैल्यू है। हाँ तो सर जो पाई निकालेंगे, जिस पॉइंट पे हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना फाई चाह रहे हैं निकालने की उसी के। जरूरत नहीं है। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है देन ओनली यू नीड टू फाइंड आउट द हाँ फाई, सर, तो ठीक है। वही मैं बात कर रहा हूँ सर, हाँ, ये वही मैं अदरवाइज बात कर रहा क्योंकि हूँ। देखो अगर एक मतलब स्लैंट लाइन देख लो, इस पॉइंट पे फाई के लिए कुछ और रोटेशन, इस पॉइंट पे कुछ और रोटेशन, इस पॉइंट पे कुछ और रोटेशन है, लेकिन हाँ ये सर। फील्ड लाइन जो है इन सारे पॉइंट से पास आउट हो रही है। अब फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब, जैसे मैंने पूछा इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है, तब आप फाई की स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करो, अदरवाइज तो वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन बता रही है ना उसके लोकस को। ये सर, तो मतलब जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है उसी पॉइंट के उस बेसिस पॉइंट पे पे हमें आप, हाँ, पॉइंट। उस पॉइंट के बेसिस हाँ। पे आप फाई ओके। कैलकुलेट करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है। सर असाइनमेंट भी डिस्कस कर हाँ, लीजिए। आपका बेटा क्वेश्चन क्या था, अच्छा आपने कल बताया भी था मुझे, हाँ क्वेश्चन क्या था आपका बेटा। सर वही जो असाइनमेंट में था कि एक टॉरस है जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें प्लॉट करना था मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ। ओके, सर मतलब बेसिकली मुझे ये पूछना था कि नॉर्मल टॉरस और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में क्या अंतर आएगा। देखो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। टॉरस है आपका, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से आप ज़्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो। अल्टीमेटली अगर आप गॉस लॉ लगाओ, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं टॉरस में अंदर एक इमेजिनरी सर्कल प्लॉट करूं, ठीक है, तो क्या उस इमेजिनरी सर्कल को जो मैंने प्लॉट किया उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से कुछ लेना देना होगा। नो सर। नहीं ना, इट्स फाइन। सर तो फिर तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बी आर के। हाँ, नो नीड, एक्चुअली वो आर का फंक्शन हो जाएगा आपका जो रेडियल डिस्टेंस है। यस सर। समझ में वो आया, मैं कैलकुलेट करूँ।
नो सर, वो तो हो गया था, मुझे लगा कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से कुछ हो रहा है क्या, तो नहीं मुझे नहीं, समझ रेक्टेंगुलर में नहीं क्रॉस आ रहा। सेक्शन कुछ एक्चुअली ऐसा, मान लो एक रेक्टेंगल शेप का एक पाइप है, उस पाइप को अगर आप मतलब फ्लेक्सिबल पाइप है, उसको बेंड करोगे तो आपको एक सर्कुलर शेप ही तो मिलेगा, हॉलो शेप। अगर आप काटते हो तो आपको रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर कैसा है आपका, सर्कुलर ही होगा ना। यस सर। ठीक है। हाँ, अब ये है जब आप उसको बेंड करोगे तो उसके वेरिएबल रेडियस मिलेंगे, एक इनर डायमेंशन एक आउटर डायमेंशन जो है, तो आउटर डायमेंशन थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। ठीक है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि मेन क्वेश्चन ऐसा होगा कि टॉरस के अंदर कितनी फील्ड है, टॉरस मतलब ऐसे टॉरस है तो टॉरस बाहर दो बाउंड्री होंगी, एक तो अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, और एक टॉरस के अंदर की वॉल्यूम है। समझ में आ रहा यस है? सर। यस ठीक है। सर। तो अगर मैं अंदर और टॉरस के बाहर देखूं तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, यस सर। लेकिन अगर मैं टॉरस के अंदर देखूं तो फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो आप एम्पियर्स सर्कुलर लॉ लगा सकते हो सिंपली। ओके सर। ठीक है। एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप ले लो आर रेडियस का। ठीक है। और उससे टोटल कितनी करंट निकलेगी, कितनी करंट कट होगी, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट इन द वाइंडिंग। अगर आप एक सर्कुलर लूप देखोगे तो अगर एन टर्न्स है टॉरस पे, तो जो आपका एक लूप होगा वो लूप भी तो एन टर्न्स को बाउंड करेगा। यस सर। तो टोटल कितनी करंट इनक्लोज होगी, एन इंटू आई। आई। ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दो, आई थिंक कुछ ऐसा ही आएगा, एन आई अपॉन यस टू सर। पाई आर। यस सर, ये तो कर लिया था। ठीक है। तो कुछ हाइपरबोलिक टाइप का कर्वेचर जाएगा, बाकी दो जगह जीरो होना चाहिए आपका। यस सर। क्लियर? थैंक यू सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? ओके। ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 3। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सर एक क्वेश्चन था क्विज में भी। हाँ सर एक्चुअली उसमें एक्सचेंज इंटरेक्शन करके वो एक क्वेश्चन था, उसमें सर मैकेनिकल का भी इन्वॉल्व आया था। तो सर मैकेनिकल और इंटर एटॉमिक जब अट्रैक्शन होता है तो हम लोग फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करते हैं ना सर, तो मैंने जीरो लगाया था तो बेसिकली गलत दिखा रहा था। आप मेरे को स्नैप भेज देना, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है क्योंकि ऑप्शन डालने में कई बार ना माउस प्रॉपरली वर्क ना करे तो सेलेक्ट नहीं हो पाता ऑप्शन। मेरे को भेज देना, हो सकता है ऑप्शन गलत मैंने उसमें कर दिया हो, तो आई विल ओके। रीवैल्यूएट। और हो सकता है अगर आंसर सही होगा तो आई विल टेल यू द आंसर। ओके। ओके सर। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप उसमें क्लिक करो वर्क नहीं करता है, तो वो ऑप्शन 100% डालना होता है उससे, तो कई बार वो 0% ही रह जाता है। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन। सभी को शेयर है, शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, तो द यूनिट नंबर 3 इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फील्ड। अब मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, बट मैं आपको सिलेबस इसका पढ़ के बता देता हूँ। ओके। यूनिट 3 में आपका जो सिलेबस है इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, उसमें पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इन मल्टीपल मीडिया बाउंड्री कंडीशंस। उसके बाद आपको पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, देन पॉइसन इक्वेशन, मैग्नेटिक फोर्स, force between current carrying wires, magnetic circuits, Faraday law, displacement current, and then Maxwell equations. ये चीज है आपकी। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन मल्टीपल मीडिया। ओके, मतलब जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन अभी तक आपका कवर नहीं हुआ था, क्योंकि आपकी यूनिट में कहीं मेंशन नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। इक्वेशन पॉइसन लैप्लास और देखें वेक्टर पोटेंशियल, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन कहीं पर भी मेंशन नहीं था आपके सिलेबस में, बट मैं कवर कर दूंगा इसी में ही। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 3 पहले आपका, विच इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फील्ड। तो पहला टॉपिक जो आपका है दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, which is also called as magnetic boundary condition. बट आपको ये चीज माइंड में रखना है कि दैट इज फॉर द स्टैटिक फील्ड, नॉट फॉर द डायनेमिक फील्ड। ये जो बाउंड्री कंडीशन आप पढ़ोगे ना, दैट इज फॉर द स्टैटिक केस, नॉट फॉर द डायनेमिक केस। आप देख सकते हो मैंने लिखा है मैग्नेटोस्टैटिक, लिखा ये वर्ड को स्टैटिक, यस मतलब सर। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओके, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, आप कोई भी बुक पढ़ोगे
कोई सी भी, चाहे आप लोकल बुक पढ़ो चाहे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, हर जगह आपको कई केसेस करके बताए जाएंगे। कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, ये 3 केसेस करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन बताई जाती है और मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन बताई जाती है, और इन तीनों केसेस में आपको अलग अलग फॉर्मूले निकल कर आएंगे। कोई सी भी, कितनी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक आप देख लो, बट आई विल गिव यू अ बेसिक फॉर्मूला। मैं आपको बेसिक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, दैट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। आप चाहो तो नोट कर लेना, ये किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं फॉर्मूला, चाहे कितनी भी स्टैंडर्ड बुक हो आपकी। ओके, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंडीशंस। आपकी कोई भी कंडीशन हो, सारी ही कंडीशन में ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। क्लियर? ठीक है, यस सर। चाहे कंडक्टर कंडक्टर कंडीशन हो, चाहे कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक, चाहे डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, कैसा भी बाउंड्री कंडीशन हो, ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड रहेगा। ओके, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे बुक्स में जो आप 3 कंडीशंस में फॉर्मूले दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। सो दिस इज द जनरलाइज्ड वे। अब देखो, आपके पास डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, मतलब 2 मीडियम की बाउंड्री है। ये एक मीडियम है, ये मीडियम है, ठीक है। अब मैं डेजिग्नेट करता हूँ नीचे वाला जो मीडियम है, दिस मीडियम, मैंने फिगर बनाया लेकिन मैं यहाँ एडिशनल बना दे रहा हूँ, दिस इज माई फाइनल मीडियम। ऊपर वाला मेरा इनिशियल मीडियम है। ओके, फाइनल मीडियम है नीचे वाला, और डाइलेक्ट इस बाउंड्री के ऊपर ये येलो कलर से जो मैंने बनाया है ना, ये बाउंड्री है मीडियम की। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे देखूं, येलो कलर में मेरी एक ये है मीडियम, और इसके ऊपर मैं जाके देखूं तो ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पर दोनों मीडियम एक दूसरे से इंटरफेस करती है। ये जो रेड कलर हो जा रहा है वो आपका इंटरफेस है दोनों मीडियम का। तो मीडियम, येलो मीडियम जो है, जो कि मेरा फाइनल मीडियम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दूसरी है, और मीडियम आई जो है, इनिशियल मीडियम जो पिंक कलर से, उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दोनों जहां पर एक दूसरे से इंटरफियर कर रही है, जहां पर एक दूसरे से मिल रही है, वो रेड कलर से बाउंड्री मैंने दिखाई है। अब मान लो एक मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड आ रही है इस तरह से, इनिशियल मीडियम में है तो उसे मैं एच आई दिखा रहा हूँ। सबस्क्रिप्ट में आई जो मैंने लिखा है दैट इज फॉर द इनिशियल मीडियम। इनिशियल मीडियम में वो आती है, इंटरफेस पे गिरती है, और इसके बाद मीडियम 2 में निकल जाती है। मीडियम 2 में उसकी स्ट्रेंथ एच एफ है, एच फाइनल। क्लियर हुआ सभी को मेरा स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, मतलब इनिशियल मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक फील्ड आती है, इंटरफेस पे गिरती है, गिरने के बाद वो फाइनल मीडियम में निकल जाती है। ठीक है, अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरा रेड कलर का इंटरफेस है, इस पे कुछ करंट डेंसिटी है वेक्टर के, सरफेस करंट डेंसिटी वेक्टर के है। क्लियर हुआ? दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस से कोई सरफेस करंट वेक्टर के फ्लो कर रही है, सरफेस करंट। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो जो मीडियम 1 में मैग्नेटोस्टैटिक मीडियम, इनिशियल मीडियम में जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है और जो फाइनल मीडियम में मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकल कर आता है। क्या रिलेशन निकल कर आता है? पहला रिलेशन है वेक्टर an क्रॉस विथ h फाइनल माइनस h इनिशियल इज इक्वल टू करंट डेंसिटी वेक्टर k। व्हाट इज वेक्टर an? वेक्टर an इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द इंटरफेस। वेक्टर an इज नॉर्मल वेक्टर टू द इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल वेक्टर तो दोनों तरह से पॉसिबल है। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन फाइनल मीडियम में भी हो सकता है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल मीडियम में भी हो सकता है। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट वेक्टर an? याद रखना, वेक्टर an का डायरेक्शन हमेशा, पहली बात वेक्टर an क्या है? इंटरफेस पे नॉर्मल वेक्टर है। दूसरी चीज, वेक्टर an का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल मीडियम की तरफ होगा। क्लियर? यस सर। तो वेक्टर an का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, लाइक दिस। इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड है वेक्टर an। ओके फाइन। तो पहला जो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन है, व्हाट इज दिस? वेक्टर an
क्रॉस प्रोडक्ट विथ h फाइनल माइनस h इनिशियल इज इक्वल टू वेक्टर k। ये वेक्टर फॉर्म में ही पूरा इक्वेशन रहेगा। क्लियर? सेकंड वन है वेक्टर an डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर an डॉट प्रोडक्ट विथ p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्लियर है इक्वेशन? यस सर। यस सर। ओके, व्हाट इज k? याद रखना बेटा, h फाइनल, h इनिशियल, b फाइनल, b इनिशियल, ये सारे आपके वेक्टर हैं। an जो है नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल टू द इंटरफेस बट हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल मीडियम टुवर्ड्स द फाइनल मीडियम। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर ठीक है। सर। अच्छा, अब इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपसे कभी भी डेराइव करने के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन भी बहुत स्लाइड सा है, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डेरिवेशन। इस पे न्यूमेरिकल सर आएंगे। ये एम्पेरियन सर्किटल लॉ से आता है ना इसका हाँ, डेरिवेशन? ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ सैडिकू से। they have solved with their approach. I will try to solve with this formula, but you can cross verify the end result will remain same. Actually ये generalized formula है, mathematical basis पे मैंने बनाया है। ये उन सारी चीजों को कवर कर देता है एक्चुअली, दैट्स इट। कोई इनोवेशन नहीं है इस फॉर्मूले में एज सच। ओके, सो सैडिकू में वो अपना जो कंडीशन, उन्होंने जो तीन कंडीशंस बताए, उन तीनों में जो भी फॉर्मूले है उसके बेसिस से सॉल्व करेंगे। आई विल ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। So I'm just taking the solved problem of this Sadiku book. So it's example number 8.8. Example number 8.8 है, आप लोग नोट कर लेना, इनका अप्रोच भी देख लेना क्या है। क्वेश्चन ये है, given that h1 is minus 2ax plus 6ay minus 2 6 4. So question is h1 is minus 2 6 plus 4 az. This is the electric magnetic field, magnetostatic field in the region y minus x minus 2 is less than or equal to 0. ये आपकी h1 is equal to minus 2ax plus 6ay plus 4az इतने एम्पियर पर मीटर की जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो एक रीजन में एग्जिस्ट करती है। रीजन इज गिवन बाय y minus x minus 2 is less than 0. y minus x minus 2 is less than 0. It is lying in the region y minus x minus 2 is less than or equal to 0. ये जो आपकी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है ना, वो इस रीजन में लाई कर रही है। रीजन 1। नाउ इस मीडियम में, इस रीजन में μ1 इज इक्वल टू 5 μ0 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं μ1 की, मीडियम 1 में μ जो है वो 5 μ0 है, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी 5 है। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, कैलकुलेट h2 and b2, h2 and b2। ओके, इन द, अच्छा पहला जो ऑप्शन है कैलकुलेट m and d, पहला ऑप्शन जो है इन्होंने पूछा है ए पार्ट में, यू नीड टू कैलकुलेट वेक्टर m1 एंड वेक्टर b1। तो व्हाट इज वेक्टर b1? mu times mu1 vector h1. Can I write? यस सर। b is equal to mu into h. So mu is what? Mu is 5 mu naught. तो वैल्यू रखो, mu naught कॉमन ले लो, minus 10 वेक्टर ax प्लस 30 वेक्टर ay प्लस 20 वेक्टर az लिख सकते हैं। हाँ सर। यस Okay, सर। fine. Now what is magnetization? Chi m into vector chi m1 into vector h1. Can I write? हाँ सर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन chi m एंड mu r? कायम 1 plus mu। Anyone? Try to recall it. तो कायम प्लस 1 इक्वल टू म्यू आर होता है ना? Yeah, 1 plus chi m is equal to mu r. So can I write this one as chi m is equal to mu r minus 1?
Yes, sir. Okay. So what should be the value of chi m? I think it's 4 because mu r is 5. Relative permeability देखो mu1 is equal to 5 mu naught. And what is mu1? mu1 is mu r1 into mu naught. So mu r1 is what? 5. Yes, sir. तो अगर mu r1 की वैल्यू 5 है यहाँ से देखो तो इसका मतलब chi m is equal to mu r1 minus 1. तो chi m1 is equal to 5 minus 1, that is 4. So what is magnetization? Magnetization is minus 8 vector ax plus 24 vector ay plus 16 vector az. किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर किसी No, को sir. कोई डाउट है? नहीं ना? सर ये No, sir. मैग्नेटाइजेशन है ना? हाँ, मैग्नेटाइजेशन है। यूनिट क्या होगी इसकी? chi m एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट वही होगी जो h की होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ b? ओके सर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है? यस सर। फाइन। तो ये तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरा मेन फोकस बी पार्ट पे था, वेयर यू नीड टू कैलकुलेट H2 एंड B2 इन द रीजन y माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस रीजन में आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने इनिशियल और फाइनल मीडियम बोला है ना, तो जब इस तरह से दिया रहे तो किसे फाइनल मानूं किसे इनिशियल मानूं, आपकी मर्जी है। आप जिसे मानना चाहो उसे मान सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी आप मानना उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना, ये माइंड में बस रखना। आपकी मर्जी, आप चाहो मीडियम 1 को फाइनल मीडियम मानो, आप चाहो मीडियम 2 को फाइनल मीडियम मानो, इट्स अप टू यू। जैसा भी मानना उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं हमेशा कोशिश यही करूंगा कि जिस मीडियम में मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी होगी ना, मैं उस मीडियम को फाइनल मीडियम मान लेता हूं। समझ में आया? यस सर। जिस मीडियम को मुझे जिस भी मीडियम में मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी होती है ना, भले क्वेश्चन में वो मीडियम 1 ही क्यों ना हो, ठीक है? जिस मीडियम में मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी होगी मैं उसी मीडियम को फाइनल मीडियम मान लेता हूँ। फाइन। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको y माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। मैं एग्जैक्टली प्लॉट नहीं करूंगा, मैं बस एज इट इज दिखा दे रहा हूँ आपका। ये x कोऑर्डिनेट है, दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो ये लाइन किस तरह से पास होगी? कैन एनीवन टेल? खाली इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, कैसे पास होगी? देखो, अगर y 0 करूं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 पे लाइन कट कर रही है, और जब मैं x की वैल्यू 0 करूं तो y इज इक्वल टू 2 पे कट हो रही है, ठीक है? यस सर। ओके, और इसे ऐसे लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको सीधे समझ में आ रहा है इंटरसेप्ट 2 यूनिट का है और स्लोप यूनिटी है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से पास होगी। समझ में आ गया लाइन किस तरह से पास होगी? यस सर। ओके, so let me first of all delete all these things. Okay, now मीडियम कुछ इस तरह से है। दिस इज द लाइन y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर का जो सेक्शन है, दिस वन, can I write this is nothing but y minus x minus 2 is greater than or equal to 0? यस सर। और इसके नीचे का रीजन होगा जो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट? यस सर। ओके, पहली चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? मुझे एक नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो और इस इनिशियल मीडियम से डायरेक्टेड हो फाइनल मीडियम की तरफ।
इनिशियल मीडियम में वेक्टर H1 आपको दे रखा है, विच इज HI, क्या दिया है कोई बता सकता मुझे, अगर नोट किया आप लोगों ने? नोट नहीं सर। -2ax + 6ay + 4az -2ax + + 6ay6ay + + 4az, 4az। और इसकी प्रॉपर्टी है 5 म्यू नॉट, आई थिंक यस सर। इसको म्यू इनिशियल इज इक्वल टू μ1। 5 म्यू नॉट। ठीक है, कोई एक फील्ड इस तरह से आ रही है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, जस्ट ऑप्टिक्स के बेसिस पे ऐसे आप समझ लो, यहाँ पर निकल के जो जाएगी दैट इज H फाइनल। अब मेरा पहला मोटिव है कि मुझे ये नॉर्मल वेक्टर पता करना है, ओके, नॉर्मल वेक्टर पता करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल वेक्टर टू एनी सरफेस, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। ओके, सो सरफेस, कैन आई से द सरफेस इज फंक्शन फाई, सरफेस मैं लिख रहा हूं f फाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस 2, ये मेरा एक सरफेस है, फाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। फाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए मीडियम फाइनल हो गया, फाई लेस देन 0 के लिए मीडियम इनिशियल हो गया। क्लियर? क्लियर सर। So what is the normal vector which I need to calculate? It nothing but gradient of phi divided by, चूंकि मुझे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। हो गया? क्लियर है? यस सर। इसका ग्रेडियंट कितना निकल कर आएगा? माइनस यूनिट वेक्टर ax प्लस यूनिट वेक्टर ay, यही आएगा, यस सर। एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर यस सर। सर। ओके, अब इतनी सारी चीजें पता हो गई तो मैं बाउंड्री कंडीशन लगाने जा रहा हूं। मीडियम 2 के बारे में नॉट कुछ बताया भी है कि नहीं? क्वेश्चन या क्वेश्चन में गिवन है कि μ2 इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट। एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है जो मैंने आपको बताया नहीं लास्ट में, क्वेश्चन में ये है आपका मीडियम 2, यहाँ पर ये 5 म्यू नॉट है, यहाँ पर μ2 इज इक्वल टू 5, सॉरी 2 म्यू नॉट, नॉट 5, 2 म्यू नॉट। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं एज्यूम कर लेता हूं H फाइनल इज इक्वल टू HX यूनिट वेक्टर AX प्लस HY यूनिट वेक्टर AY प्लस HZ यूनिट वेक्टर AZ। वेक्टर BF, चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? मैंने ये एज्यूम कर लिया। यस सर। अच्छा, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे वेक्टर AN क्रॉस H फाइनल माइनस H इनिशियल इज इक्वल टू वेक्टर K। क्वेश्चन में क्या सरफेस करंट डेंसिटी के बारे में बात की गई है? ओके। नहीं। अगर सरफेस करंट डेंसिटी के बारे में बात नहीं की गई है तो व्हाट शुड बी द वेक्टर K? null vector. Null vector, so I can write it as 0. Okay, now what is vector AN? Can I say vector AN is nothing but unit vector AX plus unit vector AY divided by √2? Yes sir. Okay, यस सर। H final minus H initial, तो H final की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो HX माइनस H इनिशियल में कितना था? -2ax था आई थिंक, क्यों बेटा? यस जो सर, -2 Yes है। sir. माइनस -2. माइनस विल बिकम 2, ओके, यूनिट वेक्टर ax प्लस HY, वहां पर 6 था, प्लस 6 था इनिशियल में,
यस सर। यस तो यहाँ सर। पर -6 हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए वाई, एंड द सेम वे आई थिंक इट इज +4 था वहां पर, तो एस जेड -4 इक्वल टू 0। सभी को क्लियर है? क्लियर सर। Okay, and that is what I can say, it's a null vector. Actually this is the null vector. Now let me take the cross product. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो एक बात बताओ, x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा? यस सर। ओके, x का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? z आएगा। यस सर। तो इट विल बिकम माइनस, और √2 तो इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। क्लियर? √2 को अगर हाँ सर। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं hy -6 यूनिट वेक्टर az, एक्स वाई का, इस x और इसका y का करेंगे तो क्या आ जाएगा? az आ जाएगा। यहाँ पर भी az, x का z के साथ क्या करोगे? क्या आएगा? -ay आएगा, ax क्रॉस az, हाँ सर। और माइनस साइन पहले से है, मतलब प्लस sz -4 टाइम्स ay। क्लियर? क्लियर सर। ओके, प्लस y का x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस y का -z। y का x के साथ -z आएगा। यस सर। Okay, it means I have to write over here minus hx plus 2 times what it should be az. Okay, y का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, y का z के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? x. So it means what I can write, sz -4 is equal to null vector, इसको हम लिख सकते हैं 0 यूनिट वेक्टर ax plus 0 यूनिट वेक्टर ay plus 0 यूनिट वेक्टर az. Can I write? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर हम यहाँ से कंप्यूट करने की कोशिश करें इससे, तो हमें क्या इक्वेशंस निकल कर आएंगी? पहले हम ये az वाले टर्म्स को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइनस है hy -6 hx + 2, क्या आ जाएगा? माइनस hy -6 प्लस hz -2। hy -6 hx + 2 था, प्लस hx + 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर az। क्लियर? यही होगा, माइनस कॉमन लिया, hy -6 प्लस hx + 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? hz -4 ay, इट विल बिकम प्लस hz -4 टाइम्स ay। नेक्स्ट क्या आएगा? hz -4 टाइम्स ax प्लस hz -4 टाइम्स वेक्टर ax इज इक्वल टू 0 यूनिट वेक्टर ax, 0 unit vector ay plus 0 unit vector az. From here what I can conclude? I can conclude hx plus hy, this will become -4, sj का component इधर 0 है, equal to 0. Can I write this equation? यस सर। इसको कंपेयर कर दो इससे। Can I write this one? Okay, in the same way ये दोनों सेम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, चाहे आप y कंपोनेंट को 0 से कंपेयर करो या x को, दोनों सेम फॉर्म करेंगे sz -4 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन हैव कंप्यूटेड दैट sz इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। फाइन। तो यहां से फाइनल मीडियम का z कंपोनेंट तो हमें पता चल गया। फाइनल मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है hf, उसका z कंपोनेंट तो हमने कैलकुलेट कर दिया 4। लेकिन अभी भी x और y नहीं मिले हैं हमें, बल्कि x y में हमें एक इक्वेशन मिला हुआ है। दो इक्वेशन है, सॉरी एक इक्वेशन है और दो अननोन है, तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें दूसरा कोई कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन?
वेक्टर an डॉट b final minus b initial is equal to 0. Can I write? यस सर। ओके तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर an डॉट म्यू नॉट कॉमन ले लें, म्यू आर एफ म्यू आर एफ एच एफ माइनस म्यू आर आई एच आई इज इक्वल टू 0. कैन आई राइट? d इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. यस सर। यस सर। ओके सो चलो देखते हैं. What is vector an? Minus unit vector ax plus unit vector y upon root 2 divided by mu naught. ओके अब बेटा आप लोग जरा मेरे को बताते जाना, म्यू आर फाइनल 2 था ना? यस सर। 2 एच एक्स माइनस 5 इंटू इनिशियल मीडियम का एक्स कंपोनेंट क्या था? -2 था. यस सर, -2. -2. I can write this one unit vector ax plus 2 into hy minus 5 into I think ये +6 था. यस सर। ay plus 2hz minus what I can write 5 into I think 4. Is it? यस सर। यस सर। az equal to 0. क्लियर है? क्लियर सर। ओके सो एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो केवल एक्स और वाई कंपोनेंट ही पिक्चर में आएंगे. हाँ यस सर। सर। अगर देखो राइट हैंड साइड 0 है और अगर आप एस जेड की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कंपोनेंट तो 0 हो ही नहीं रहा है. राइट हैंड साइड 0 है मतलब सारी चीजें देखो 3 वेक्टर का एडिशन है और 3 वेक्टर का एडिशन अगर 0 हो रहा है इसका मतलब इंडिविजुअली तीनों के मैग्नीट्यूड 0 हो रहे होंगे. क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि ए एक्स वाई जेड याद करो, एक्स वाई जेड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है मतलब एक तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. अगर एक इंडिपेंडेंट है और उनका स्केलर मतलब उनका सम स्केल वर्जन करके अगर वेक्टर सम करो और 0 आ रहा है इसका मतलब तीनों की इंडिविजुअल स्केलिंग 0 है. समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं? यस हाँ सर। सर। ठीक है तो अब अगर आप ऐसा है तो अगर आप इसमें देखो तो एस जेड की वैल्यू जैसे 4 करोगे, ये ग्रीन कलर से जो मैंने सर्कल किया है वो तो 0 नहीं है. हाँ सर। नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डॉट ऑपरेशन है. डॉट ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो 0 होना चाहिए. तो बेटा जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जेड का तो वैसे भी कोई रोल नहीं रह जाएगा. यस सर। ठीक है तो z कंपोनेंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि डॉट ऑपरेशन उसको 0 ही कर दे रहा है, उसके इफेक्ट को आने ही नहीं दे रहा है. तो अगर हम ट्राई करें इसको सिंप्लीफाई करें. अच्छा एक बात बताओ, क्या √2 राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा? हाँ सर। म्यू नॉट भी राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो मैं म्यू नॉट अपॉन √2 को नेग्लेक्ट कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना? नो सर। अच्छा अब मैं डॉट प्रोडक्ट इंडिविजुअली करता हूँ. देखो एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ही नॉन जीरो रिजल्ट मिलेगा, वाई का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तभी मुझे नॉन जीरो रिजल्ट मिलेगा, एल्स 0. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट लो एक्स का एक्स के साथ, माइनस 2hx प्लस 10. क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके नाउ प्लस y का लूंगा तो क्या मिलकर आ जाएगा? 2hy माइनस 30 इज इक्वल टू 0. यस सर। इसका मतलब -2hx प्लस 2hy ये कितना हो जाएगा? ये होगा -10 माइनस 30 माइनस 40 इज इक्वल टू 0. मतलब -hx प्लस hy इज इक्वल टू 20. एक इक्वेशन ये बन गई. यस सर। और दूसरी इक्वेशन बेटा क्या थी मेरी?
या hx प्लस hy इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है hx प्लस hy इज इक्वल टू 4, दूसरा है माइनस hx प्लस hy इज इक्वल टू 20। आई थिंक यही इक्वेशन फॉर्म की है मैंने। यस सर। या दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल गेट कैंसल आउट। 2hy is equal to 24 means hy is equal to 12. If hy is equal to 12, what should be the hx plus 12 is equal to 4? It means hx is equal to minus 8. Clear? Yes, sir. तो h2 is equal to h final, वैल्यू पुट कर दो, hx की वैल्यू माइनस 8 यूनिट वेक्टर ax प्लस 12 यूनिट वेक्टर ay, आई थिंक वो 4 आया था, 4 यूनिट वेक्टर az, दैट एम्पियर पर मीटर मीडियम 2 में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? क्लियर सर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द फील्ड एग्जिस्टिंग इन द मीडियम नंबर 2। अब आपसे दूसरा पूछा है वेक्टर बी, तो बी क्या होगा, म्यू इंटू एच, जहां पर म्यू की वैल्यू होगी 2 म्यू नॉट। तो इसी h2 को 2 म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज b2। Let me check whether my answer is correct or not. Minus 8ax plus 12ay plus 4az. What they obtained? Yeah, h2 की वैल्यू इनकी भी आई है माइनस 8ax प्लस 12az प्लस 12ay प्लस 4az इज इक्वल टू 0। आई थिंक हमारी भी यही आंसर आया, माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4 xyz। या सो दैट इज द रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम आपसे जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है यू नीड टू कैलकुलेट b2, तो b2 कैसे कैलकुलेट करोगे, b इज इक्वल टू म्यू इंटू h। h2 आपको पता है, μ2 आपको पता है 2 म्यू नॉट क्वेश्चन में दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 16 म्यू नॉट यूनिट वेक्टर ax प्लस 24 म्यू नॉट ay प्लस 8 म्यू नॉट az, दैट इज योर वेक्टर b2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन m2 इन दिस मीडियम, तो मैग्नेटाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से सेम थिंग, मैग्नेटाइजेशन m2 इज इक्वल टू काई m इंटू h2। काई m इज, जैसे आपने बताया, 1 प्लस म्यू आर इज इक्वल टू काई m। यहां पर मीडियम 2 में म्यू आर की वैल्यू है 2, तो काई m की वैल्यू होगी 1, तो जो आपकी h2 है वही आपकी m2 हो जाएगी। क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे बाउंड्री कंडीशन या जो मैंने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताया, इसमें कोई भी डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, सो दिस इज end of the today's lecture, but before going for the end, let me summarize this boundary condition। देखो, मैंने जो ये फॉर्मूला बताया, आप बुक में कोई भी बुक रेफर करना, उसमें केस वाइज है, तो आपकी फ्रीडम है, आप चाहे केस वाइज जाओ चाहे इस तरह से जाओ, आप रिजल्ट आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, क्योंकि बोथ आर सेम एग्जैक्टली, बट मैथमेटिकल वेरिएशन है सेम चीज। ओके, मैं कोशिश ये करता हूँ कि फॉर्मूला कम से कम याद रखने की जरूरत पड़े, तो केस वाइज याद रखो, इससे अच्छा यही करो। सेकेंड थिंग, मैंने दो बताया आपको, फाइनल और इनिशियल। क्वेश्चन के बेसिस पे आप हमेशा मीडियम और इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम डिसाइड करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा, आप चाहो किसी भी मीडियम को आप इनिशियल मान लो और बचे हुए को फाइनल मान लो, ये आपके ऊपर है। कंडीशन, नॉर्मल वेक्टर आपको उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। क्या कंडीशन है कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा इनिशियल से फाइनल मीडियम की तरफ डायरेक्टेड हो। क्या हो? नॉर्मल वेक्टर इंटरफेस के परपेंडिकुलर हो और उसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल मीडियम की तरफ हो, ये हमेशा माइंड में रखना। जिस मीडियम को आप इनिशियल मानोगे और दूसरे वाले को फाइनल, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन भी वैसे ही चेंज करोगे, या अदरवाइज रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो चाहो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको भी फिक्स करके जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं उसको आप फॉलो करो। जिस भी मीडियम में आपको फील्ड कैलकुलेट करनी हो सकता है क्वेश्चन में आपको H2 दिया हो, H1 फाइंड करना हो,
तो जिस मीडियम में आपको फाइंड करना है वही मीडियम आप फाइनल मीडियम मान लो। मतलब H1 कैलकुलेट करना है तो H1 मीडियम 1 को ही आप फाइनल मीडियम मान लो, ओके, और दूसरे मीडियम को आप इनिशियल मीडियम। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वो क्या, जिस मीडियम में आपको फील्ड कैलकुलेट करना हो उसको मैं फाइनल मीडियम मान लेता हूँ, और जिस मीडियम में फील्ड गिवन है उसे मैं इनिशियल मीडियम मान लेता हूँ। नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक सरफेस दे रखा था y माइनस एक्स माइनस टू, वाई माइनस एक्स माइनस टू, ये एक सरफेस था। उस सरफेस को मैंने फाई से दिखाया, और उस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ग्रेडियंट होगा, डेल फाई। डेल फाई कैलकुलेट करोगे, डेल फाई इज नथिंग बट अ नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, और फंक्शन फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस टू। अब हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, जबकि ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर तो है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो मैं जो नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं ना, दैट इज डेल फाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेल फाई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो मैंने ग्रेडियंट निकाला ना, इस ग्रेडियंट से जो नॉर्मल वेक्टर निकल रहा, उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फाई लेस देन जीरो से फाई ग्रेटर देन जीरो की तरफ रहता है, ये याद रखना। फाई इज इक्वल टू जीरो, जो ये सरफेस है उसका जो नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हो ग्रेडियंट, उसका डायरेक्शन हमेशा फाई लेस देन जीरो से फाई ग्रेटर देन जीरो की तरफ रहेगा। अब अगर मैं लेस देन, अब मैं अगर लेस देन जीरो को, अगर मैं लेस देन जीरो को फाइनल मीडियम मानता हूं और ग्रेडियंट से नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, मतलब फाई ग्रेटर देन जीरो से फाई लेस देन जीरो की तरफ, और मेरा ग्रेडियंट से जो नॉर्मल वेक्टर निकल कर आ रहा है वो मेरा फाई लेस देन जीरो से फाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो नॉर्मल वेक्टर, मेरा जो डिजायर्ड नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज माइनस ऑफ दिस कैलकुलेटेड नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? क्लियर सर। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? सर हाँ बेटा। फिर ये बोल रहा था, अगर जैसे हमने अभी ऊपर लिया था, मतलब ऊपर की साइड में हाँ हमने ले लिया था, मतलब फाइनल H2 की तरफ ले लिया था यूनिट वेक्टर को। हाँ अगर मैंने वहां पे मतलब पेपर में ध्यान नहीं दिया और नीचे बना दिया, और मतलब फिर उसके बाद मैंने ग्रेडियंट और ये मतलब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया तो सेम ही आया, मतलब सेम ही आएगा ना, मतलब कोई उसमें रोल तो लग नहीं रहा, मतलब ऊपर या नीचे नहीं करने नहीं से। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल वेक्टर जब आप ग्रेडियंट से कैलकुलेट करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बताया, फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस टू, ये बताया। यस सर। अगर ग्रेडियंट से नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करोगे ना, तो वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा फाई लेस देन जीरो वाले रीजन से फाई ग्रेटर देन जीरो, फाई ग्रेटर देन जीरो की तरफ डायरेक्टेड होगी। समझ में आया? तो सर अगर हमसे पूछा जाता है, मतलब कहीं पे, मतलब अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हम चीजें बताएंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कोई नहीं, न्यूमेरिकल या अगर फिर आप कोई सॉल्व, मैं क्वेश्चन। वही चीज बताने की कोशिश, मैं एक आपको ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं इसलिए आपको तो ये चीज बता बेसिकली रहा हूँ ना, क्योंकि 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस आ जाएगा हाँ, सर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजन में गलत ना करो। क्या कंफ्यूजन आ सकता है मैं वो ड्रॉ करके ही एक दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा सभी को? यस सर। चलो, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस है फाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये इंटरफेस है मेरा, फाई इज इक्वल टू जीरो। नीचे का मीडियम है जी फाई लेस देन जीरो, ऊपर का मीडियम है फाई ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा जब आप नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट मेथड से कैलकुलेट करते हो ना, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई, ये एक नॉर्मल वेक्टर देगा जिसका डायरेक्शन कैसे होगा, इंटरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन फाई लेस देन जीरो से फाई ग्रेटर देन जीरो की तरफ। यहां तक जीवेश क्लियर हुआ आपको? यस सर, ये क्लियर है, मतलब ये चीज मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह हाँ, रहे हो कि मतलब हम अब हमेशा वो मैं इस तरह डाउट, रहता है। हाँ मैं डाउट कहां पर आ सकता है, बाई चांस आपने नीचे वाले को फाइनल माना, ऊपर वाले को इनिशियल, और इस नॉर्मल वेक्टर को लेकर अगर आप चले तो रिजल्ट गलत आएगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया
आपका जो डिजायर्ड नॉर्मल वेक्टर है वो आपके इनिशियल मीडियम से फाइनल मीडियम की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नीचे लेस इस मीडियम को फाइनल मीडियम मानते हो तो जो आपका डिजायर्ड नॉर्मल वेक्टर प्राइम होगा दैट इज माइनस वेक्टर an, दिस वन नेगेटिव। आप पहले an कैलकुलेट करोगे और उसका नेगेटिव लोगे एंड दैट इज द डिजायर्ड नॉर्मल वेक्टर फॉर योर कैलकुलेशन। और अगर आप इसको फाइनल मानते हो, इसको इनिशियल मानते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इसी नॉर्मल वेक्टर से काम चल जाएगा। हाँ, दोनों ही केसेस में आपके रिजल्ट सही आएंगे, ठीक है। यस सर, आ गया। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर, आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैंने जो बोला वही फॉलो करो, जिसमें कैलकुलेट करना हो उसको फाइनल मानो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो आप ऐसे भी चल लो, जिस तरफ पॉइंट करेगा आपका ग्रेडियंट मेथड से निकाला हुआ नॉर्मल वेक्टर, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी को मैं फाइनल मीडियम मान लूँ, देन इट्स आल्सो फाइन। ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट ये बेटा हमेशा याद रखना कि ये स्टेटमेंट हमेशा दोनों ही केसेस में वैलिड रहेगा। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन आपके इनिशियल मीडियम से फाइनल मीडियम की तरफ होना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू नीड टू कैलकुलेट। सर मतलब अगर मैंने उल्टा ले लिया होता, मतलब मैं नीचे की तरफ ले लिया होता, तो मैं मतलब यूनिट वेक्टर में नेगेटिव लेके चलता, मतलब यहाँ। हाँ, नेगेटिव। अगर आप नीचे वाले रीजन को मीडियम फाइनल मान लेते, ओके, तो आपने ग्रेडियंट मेथड से जो भी नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट किया उसके आगे एक नेगेटिव साइन, पूरे के आगे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब आपको डिजायर्ड नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। दोनों वेक्टर ध्यान से देखो तो एक दूसरे से 180 आउट ऑफ फेज है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, क्लियर होगा। Okay, so this is all about today's class. Okay, and in the next class I will discuss a very beautiful topic which is scalar and magnetic vector potential. जो मैं beautiful topic कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एंटीना पढ़ोगे, मान लो पूरे एंटीना का बैकग्राउंड ही ये पोटेंशियल है, स्केलर एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, खासतौर से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, that is the what I can say foundation of antenna. Antenna without magnetic vector potential आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ that is a very beautiful topic, क्योंकि इसी पे आप EMT का एप्लीकेशन आगे पढ़ोगे, that is antenna and their radiation. Okay, clear? Clear sir. Fine. So in the next class I will discuss this topic. So मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल देता हूँ, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो and then you all may leave the class. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन लास्ट में होगा? वो मैं इसके बाद, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता दूंगा कि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछते हैं ना तो ये बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई विल आल्सो कवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर भी मैं ऐसे ही आपको 2 फॉर्मूले बता दूंगा, आप कोई सी भी बुक का कोई सा भी केस देखोगे इस फॉर्मूले से आप हैंडल कर सकते हो उसे, ठीक है। फाइन। सो मैंने चैट बॉक्स में पासवर्ड डाल दिया है, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा।